इस देश के मूल मालिक, मूल बीज के रूप में आदि अनादि काल से रहने वाला आदिवासी समुदाय अनेक विदेशी आक्रमणकारियों से या तो छल कपट से मारा गया, या तानाशाही या हथियारों से इनको वार करके इन जंगलों में, इन पहाड़ों में, इन रेगिस्तानों में इस समाज को बिखेरने का काम किया। इस देश में अनेक आक्रमणकारी आए, मुगल आए, यूनानी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगालिन आए। सभी आक्रमणकारियों से अगर लड़ने का सबसे ज्यादा काम किया है तो इस देश के आदिवासियों ने काम किया है। इस धरती पे सबसे ज्यादा अगर खून बहा है तो इस देश के आदिवासियों का बहा है इस धरती पे। सबसे ज्यादा संघर्ष और इस भारत भूमि का है, इसके लिए लड़ने का काम सबसे ज्यादा, अपने असूलों पे डट के रहने का काम, स्वाभिमान के लिए लड़ने का काम इस देश के आदिवासियों ने किया है। लोग कहा करते हैं कि वक्त के साथ, समय के साथ ढलना पड़ता है, लेकिन आदिवासी समाज ने वो समय भी देखा, परिस्थितियां भी देखी, लेकिन अपने असूलों को ज्यादा देखा और परिस्थितियों के अनुसार ढलने का काम नहीं किया, अपने असूलों के लिए लड़ने का काम किया। क्योंकि परिस्थितियों के साथ ढलने का काम उस वक्त भी हुआ जब मुगल इस देश के अंदर राज करते थे। वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ ढलने का काम, समन्वय बिठा के इस देश को लूटने का काम उस वक्त भी हुआ किया जब अंग्रेज इस देश के अंदर राज करते थे। लेकिन आदिवासी समुदाय ने हर वक्त लड़ने का काम किया। और मैंने दोहरा दी थी वो बात कि इस देश पे सबसे ज्यादा अगर खून बहा है आदिवासियों का बहा है। लेकिन दुख की बात यह है, तकलीफ यह है कि इस बलिदान को हमारे देश के पाठ्यक्रम, हमारे देश के इतिहास से हटा दिया गया है, किताबों में नहीं डाला गया है। अभी बात हो रही थी शिक्षा की, मैं भी उसी लाइन पे बात करता था, आज भी करूंगा। लेकिन मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था कि हम कह रहे हैं हमारे समाज को शिक्षित होने की, शिक्षित बनाने की, अधिक से अधिक पढ़ाने की। कौन सी पढ़ाई पढ़ाने की बात? इस देश का जो पाठ्यक्रम है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, देश के स्कूलों में पाठ्यक्रम जो पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम की हकीकत जानते हैं तो तब वो जो लाइन हम दोहराते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, वहां पर भी मेरा मन थोड़ा पीछे हट जाता है। क्योंकि स्कूलों में पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम वैज्ञानिक नहीं होके काल्पनिक ज्यादा है। स्कूल में पढ़ाने वाला पाठ्यक्रम इस देश के वास्तविक इतिहास से परे हटके, कई बार मैं कहता हूं कि हमारे देश के युवाओं को 5000 साल पुराना इतिहास, काल्पनिक इतिहास को पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में। लेकिन आज से 300 साल पहले, आज से 1947 मतलब 76-77 साल पहले, 78 साल पहले रास्तापाल में कालीबाई को मारा गया था, वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा रहा है। देश के पाठ्यक्रम में, स्कूलों में 5-7 साल पुरानी काल्पनिक बात पढ़ाई जा रही है। लेकिन 500 साल का हमारा इतिहास, जो वास्तविक इतिहास, जो इस देश के लिए शहीद हुए थे, जिससे हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, वो इतिहास पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा, क्या कहेगा? क्योंकि वो काल्पनिक चीजें ज्यादा पढ़ाई जा रही है। कालीबाई कलासुआ के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, अंबेडकर जी के बारे में, सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैं उस लाइन पे आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा।
चाहूंगा, लेकिन ये हकीकत है कि देश के जो पाठ्यक्रम निर्माण जो हो रहा है, वो पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग ऐसी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो आज देश का पाठ्यक्रम निर्माण करने में काम करते हैं। और इसी वजह से कालीबाई क्लास हुआ। आजादी से 2 महीने पहले हमारा देश आजाद हुआ। कब आजाद हुआ? 1947, 15 अगस्त 1947 और 19 जून 1947 को कालीबाई को गोली मारी थी। वो इसलिए गोली मारी थी कि वहां पर पढ़ाई करने गए थे, इनके गुरुओं को घसीटा जा रहा था। आजादी से 2 महीने पहले कालीबाई को गोली मारा गया और किताबों में 2 लाइन में पढ़ाया गया कि अंग्रेजों ने गोली मारी। अब पढ़ा लिखा युवा सवाल करने लगा कि 1946 में संविधान निर्माण की पहली बैठक आयोजित कर ली थी, तो उस समय 1946 में संविधान निर्माण की पहली बैठक आयोजित कर ली थी। इसका मतलब यह होता है कि अंग्रेजों ने हार मान के इस देश से पलायन करने का काम कर लिया था। फिर 1 साल बाद कालीबाई को गोली मारने वाला कौन सा अंग्रेज था, यह सवाल पढ़ा लिखा युवा करने लगा, तो कालीबाई का इतिहास किताब से हटा दिया गया। कालीबाई का इतिहास 5वीं क्लास की इंग्लिश में था, उसको हटा दिया गया। उसकी जगह 7-6 हजार साल पुरानी काल्पनिक बात को डाल दिया। साचो बातें बहुत हैं। अब हमें करना क्या है? मैं समझता हूं हम पहली सीढ़ी पे वो भी पैर जमा नहीं है। कम से कम हमने अंदर से ये स्वीकार किया है कि हम आदिवासी। हमने कम से कम अंदर से ये स्वीकार किया है कि हम देश के मूल मालिक हैं। हमने अंदर से कम ये स्वीकार किया है अब कि आदिवासी कोई तौहीन का शब्द नहीं है, आदिवासी कोई पिछड़ेपन की निशानी नहीं है, आदिवासी कोई पिछड़ेपन का कोई एक उपशब्द शब्द नहीं है। यह हमने स्वीकार किया। आज से 5 साल पहले हम कहते थे हम भील तो है लेकिन आदिवासी नहीं है। कई साथी कहते थे हम एसटी हैं लेकिन भील नहीं है। और हमें कहा जाता ये आदिवासी, कोई आदिवासी कह देता था हम उससे लड़ाई करने चले जाते थे। मेरे को आदिवासी कैसे कह दिया? हो रहा था नहीं हो रहा था? हो रहा था। और आज छोटा बच्चा कहता है गर्व से कि मैं आदिवासी हूं। ये विचारधारा का परिणाम है, ये उपलब्धि। हर समाज को अपने समाज की आइडेंटिटी बताने का, हर समाज को अपने समाज की इतिहास बताने का, अपने पूर्वजों की गाथा गाने का अधिकार है, तो आदिवासियों को क्यों नहीं था? ये मानसिक रूप से हमें डिवाइड करा दिया गया। ऐसा शो किया गया कि आप आदिवासी, कई लोग हमारे समाज के पढ़ लिख जाते, पैंट शर्ट पहन लेते, कोई भाई कह देता आप तो आदिवासी लगी, नौकरी लगे या नेता बने, और उसकी वजह से आपने पैंट शर्ट पहना और आपने किसी ने कह दिया आपको कि आप तो लग ही नहीं रहे आदिवासी, और सीना चौड़ा कर दिया, हाँ बिल्कुल मैं आदिवासी नहीं लग रहा हूं। आदिवासी का अर्थ है आदि अनादि काल से रहने वाला, और यही विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। एक बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यूएनओ ने विश्व आदिवासी दिवस मात्र घोषित क्यों किया गया? सिर्फ आदिवासी दिवस घोषित क्यों किया गया? क्योंकि विश्व के वैज्ञानिकों ने, बुद्धिजीवियों ने विचार किया कि इस धरती पे मानव जीवन की रक्षा करनी है, प्राणियों की रक्षा करनी है, इस प्रकृति को बचाना है, तो आदिवासी को बचाना पड़ेगा। यह शोध हुआ है। अगर ये प्रकृति को बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना है, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, और धरती को दोहन करने से बचाना है, तो आदिवासियों के जीवन मूल्य को स्वीकारना पड़ेगा। आदिवासियों के ब्लड के अंदर जो व्यवहार है वो सीखना पड़ेगा। इसलिए इस पेड़ की लकड़ी काट रहा हूं। जरूरत के हिसाब से खनन करता था, आज इस देश का दोहन इस तरह से हो रहा। अरावली पर्वत श्रृंखला पूरी खत्म कर ली, विंध्याचल खत्म कर ली, सारे मिनरल्स देश को निकाल के लूट के विदेश में भेज रहे और कह रहे विश्व गुरु बनेंगे। क्या देश की स्थिति बहुत भयंकर है आज।
ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई इस देश में रहने वाले प्रत्येक वर्ग की है। और आदिवासी समुदाय अपने अस्तित्व को लेके जब तक नहीं लड़ेगा, और हम लोग कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है, तो सबसे पहले इस देश के अंदर रहने वाला आदिवासी समुदाय, दलित पिछड़े को मजबूत करना पड़ेगा, तो देश मजबूत होगा। साथियों, मैं मूल बात पे आ जाऊंगा। डीटीएस, रेगिस्तान जनजाति विशेष क्षेत्र योजना, ये अपनी सख्त जरूरत है, और उस जरूरत के लिए इस इलाके में रहने वाला 20 लाख से अधिक आदिवासी भील समुदाय को एकत्रित होना पड़ेगा। मेरी जानकारी के अंदर सिरोही जालोर से लगा के हनुमानगढ़ गंगानगर तक इस इलाके में 20 से 25 लाख के बीच में भील समुदाय रह रहा है। सही बात है सर? 20 से 25 लाख के बीच का आंकड़ा है, और बिखरा इतना है, झीलों में बिखरा है, धर्म में बिखरा है, बॉर्डर में बिखरा है, छोटे छोटे समूह में फिर बिठा है। और ये बात है कि हमारे पास गंगानगर हनुमानगढ़ से साथी भी आते हैं। नायक लगाया है, वो आज एससी में है, और कुछ कर्मचारी आए थे, मैं जब विधायक था, डॉक्यूमेंट लेके कि हम पहले भील थे। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आदिवासी आज एससी में भी है, ओबीसी में भी है, जनरल में भी है। जेम्स टोड ने किताब लिखी थी, मुझे सन ध्यान नहीं, लेकिन 1833, 40, 50 के आसपास। उस समय उसकी किताब में था कि इस देश के अंदर भाषा पे जो लिखा था कि 1.5 करोड़ भीली भाषा बोली जाती है। 1.5 करोड़ जनसंख्या भीली भाषा बोलती है। भीली बोली 1840 के आसपास 1.5 करोड़ के आसपास भीली भाषा बोलने वाले भील समुदाय था। इसका मतलब आज देश के अंदर 8% रिकॉर्ड के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से 8% मतलब 13 से 14 करोड़ आदिवासी रहता है। उसमें आज 2 से 3 करोड़ भील समुदाय है। इस देश के अंदर आदिवासी समुदाय में भील समूह 1 नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन बिखरा हुआ है, इतना बिखरा हुआ है कि हद से ज्यादा बिखरा हुआ है। धर्म में भी बिखरा हुआ। आदिवासी समुदाय ईसाई भी बन के बैठा हुआ है, हिंदू भी बन के बैठा हुआ है, मुस्लिम भी बना हुआ है, बौद्ध भी बना है। हमारे गुजरात सतरामपुर में तो जैन भी बना हुआ। मैं गया एक दिन सामाजिक कार्यक्रम में, मैंने ऐसे ही भाषण दिया, साइड में खाना खा रहे थे, कुछ भाई आए आदिवासी समुदाय भी नहीं थे हमारे, शर्ट खोल के बताया धीरे से, धागा, मैं समझ गया। फिर वो मेरी तरफ देख के हंसे, मैंने कहा हाँ ठीक है। वो कहे कि 2 से 3 गांव भील समुदाय के भाई जैन धर्म अपना रखा है। आदिवासी जैन भी बनाए, मुस्लिम भी बनाए, सिख भी बनाए, ईसाई भी बनाए, हिंदू भी बनाए। और इसलिए कहते हैं हम कहते हैं कई बार कि आदिवासी अनादि धर्म काल से रहने वाला है, सभी धर्मों से पहले उसकी धार्मिक व्यवस्था है। और मैं जहां तक मानता हूं, और यह सच्चाई है कि आदिवासी संस्कृति से अनेक धर्मों की नींव जमी। अगर आदिवासी पूजा पद्धति, आदिवासियों के देवस्थान, आदिवासियों की संस्कृति नहीं है, अगर ये हट जाए तो कई धर्मों की जो नींव, झूठी नींव बन के बैठी हुई है देश में, वो आज गिर जाएगी, धड़ाम देगी। यही सच्चाई है। लेकिन हमारा भाई एक हिंदू बन के ईसाई को लड़ रहा है, और एक ईसाई बन के हिंदू को लड़ रहा है, और ऐसा लड़ रहा है खतरनाक। हम मणिपुर में देख लो, एक भाई आपस में मार रहा है। हम किसी धर्म का तौहीन नहीं करते, हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन ये गर्व से कहते हैं, और ये सच्चाई है कि आदिवासी किसी धर्म में नहीं आता है। आदिवासी की खुद की अपनी पूजा पद्धति, अपनी आइडेंटिटी है, और वो सभी धर्मों का बाप है। ये स्वीकार करना पड़ेगा हम सबको। यही सच्चाई है। साथियों, इस क्षेत्र की जो डिमांड है रिजर्वेशन, हमारे कुछ साथियों के बीच में मतभेद या मनभेद जो भी बोले, वैचारिक होना चाहिए, बहस होने के बाद ही निस्तारण पे जाएंगे। लेकिन कुछ भी है, संविधान या कानून विधायिका जनता की भावना के अनुरूप बनाती है। तो इस इलाके की 20 लाख में से 5 लाख जनसंख्या एक दिन सड़क पे आएगी, सरकार कोई भी होगी, झुकना पड़ेगा, और ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। साथियों, एक बात, मेरे बोलने के बाद कुछ लोग
कमेंट करेंगे कि राजकुमार रोत ने वर्गीकरण पे विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि देश के अंदर वर्गीकरण किया जाए, एसटी एससी के अंदर कैटेगरी की जाए। हमने लिखा था कि देश में पहली बार मुश्किल से आदिवासी, दलित, पिछड़ा, एसटी एससी एकजुट हो रहा है अपने अधिकारों के लिए, और मुश्किल से एक हो रहा है और आप उसको बांट के लड़ाना चाहते हो। राजस्थान की बात आई थी, मैंने कहा था कि राजस्थान में समूह के हिसाब से डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए। कैसे? सुप्रीम कोर्ट या सरकार या क्या चाह रही है कि समूह में लड़ाओ ताकि लड़े और कल उठे कि दूसरी लड़ाई पैदा हो। भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, धानका, डामोर, इन 4-5 कैटेगरी बना के डिवाइडेशन कर दो। ये बात कहते हैं अपने लगेगा हाँ सही है, लेकिन सच्चाई क्या है? ये होते ही आज आप डूंगरपुर वाले भील भाई से प्रेम कर रहे हो, लेकिन राजस्थान के अंदर मीणा, भील, सहरिया, गरासिया, डामोर ये पार्ट अलग हुआ तो आज करौली, सवाई माधोपुर का मीणा रिजर्वेशन खा रहा है, तो कल उठा के डूंगरपुर, बांसवाड़ा का भील भाई भी आके खा जाएगा, क्योंकि वहां इंटेलिजेंस ज्यादा है, पढ़ा लिखा ज्यादा है। हमने इसलिए कहा कि क्षेत्रीय आधार पे डिवाइडेशन होना चाहिए। क्षेत्रीय आधार पे जिस तरह से शेड्यूल एरिया के अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी अलग है, 12 शहरिया वाला हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी अलग है, इसी तरह डेजर्ट स्पेशल एरिया के हिसाब से अलग रिजर्वेशन पॉलिसी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो भील समुदाय, आदिवासी समुदाय के अंदर एकजुटता हो रही है, वो कैटेगरी में डिवाइडेशन होकर लड़ाई पैदा नया जन्म देंगे, नया जन्म देंगे। फूट डालो राज करो की नीति पे चलने वाले लोग। हमारी रिजर्वेशन की लड़ाई लड़नी है और इसको अंजाम तक पहुंचना है, लेकिन आप सबको एकजुट होना पड़ेगा। आपकी जो डेजर्ट वाली जो डिमांड है, डीटीएस वाली, उस डिमांड को कमजोर करने के लिए क्या करें? अलग अलग कर दो। दूसरा तरीका बता रहे। आप 8-10 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हो और अभी कह रहे हो नई लड़ाई लड़ो। ये पटरी बना रखी है आपने, इसके लिए लोगों के अंदर माइंडसेट हो चुका है और कह रहे नई लड़ाई लड़ो। रिजर्वेशन की लड़ाई, दूसरे नंबर जमीन की लड़ाई, और मेरा जहां तक मानना है आरक्षण से भी महत्वपूर्ण लड़ाई जमीन की लड़ाई। सरकार ने एक बड़ा दावा खेला भी, क्या कहा? सोलर लगाने रेगिस्तान में। यहां पर भील भाई, भील समुदाय, दलित, पिछड़ा, ओबीसी भी कई जगह बिना चारा का जमीन पे बैठा हुआ है, उसका घर बना हुआ है। सरकार 50-50, 100-100 बीघा जमीन एलोट करके दे रही है, उसका घर बना हुआ है। सरकार ने आदिवासी दलितों की जमीन लेने का रास्ता निकाला, कानून लाई, लैंड कन्वर्जन कानून लाई। राजस्थान सरकार क्या कहा? आदिवासी और दलितों की जमीन लेनी है, कन्वर्जन करना है तो सड़क नहीं चाहिए, तहसीलदार जितनी चाहे इतनी कर सकता है। कन्वर्जन में पहले कलेक्टर करता था, एक कैटेगरी बनी हुई थी, लेकिन आज फुल पावर, और ये सोलर के नाम से आदिवासी दलित, आदिवासी एसटी एससी की जमीन ली जा रही है। और मैं दावे के साथ कहता हूं सोलर गवर्नमेंट, हम भी चाहते हैं सोलर लगना चाहिए, लेकिन आप देख लेना 5 साल बाद राजस्थान के अंदर टोटल बिजली खपत कितनी हो रही है और सरकार कितनी जमीन ले ली सोलर के नाम पे, और सोलर से कितनी जमीन उत्पादन करके हमको दे रही है। देख लेना, कुछ नहीं मिलने वाला है। बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाना है और दूसरे नंबर आदिवासी दलितों की जमीन लेना उनका उद्देश्य है, और यह सच्चाई है। आज पता नहीं चलेगा, कुछ समय बाद ताराराम जी कह रहे थे विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका निगरानी रखती है, जो तीनों काम नहीं करती है तो ये मीडिया वाले इसकी खटिया खड़ी करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? इन मीडिया वालों के, फिर मीडिया वाले भी नहीं बोलते, ये तो नहीं बोलते, लेकिन मीडिया का मुंह बंद कराने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार कानून लाई, डिजिटल डाटा प्रोटेक्ट एक्ट लाई। अगर कोई भी मीडिया वाला किसी लिख देगा कि ये कलेक्टर या इस नेता ने ये फर्जीवाड़ा किया तो 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा इनको, फिर भी मीडिया नहीं बोल रहा है। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए पार्लियामेंट में कानून आ गया, फिर भी मीडिया नहीं बोल रहा है, तो आपके लिए बोलेगा क्या? खुद के लिए नहीं बोल पाता है, वो अपने लिए बोलेगा? तो ये लड़ाई, चौथा ऑप्शन, जनबल तैयार करना है, देश के अंदर क्रांति लानी है, और यह स्वीकार करना है भले देश बड़ा है लेकिन देश के प्रत्येक कोने में चिंगारी जगी है। अभी
जन आंदोलन होगा और देश के पार्लियामेंट या राज्य की विधानसभा में जो गलत कानून बन रहे हैं आदिवासी दलित पिछड़ों के लिए, आम व्यक्ति के लिए, जो उनके शोषण अत्याचार की नीति अपनाना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ जन आंदोलन होगा और उस लड़ाई में अपन सबको मिलकर एक होना है और इस देश के अंदर तानाशाही व्यवस्था खत्म करनी है। एहसास कराना है ये देश लोकतांत्रिक है, ये देश लोकतांत्रिक है, जनता का राज है। और अंतिम बात कहना चाहूंगा, इस इलाके में रिजर्वेशन अकेली, प्रशासनिक आरक्षण अकेले का मामला नहीं है, राजनीतिक का भी मामला है। 20 से 25 लाख हमारे सबके माइंड में, दिमाग में क्या है, रिजर्व सीट आएगी तो ही चुनाव लड़ने का है। और एसटी एससी की रिजर्व सीट होगी तो ही लड़ेंगे, बाकी नहीं लड़ेंगे। सिरोही जालोर से लगा के गंगानगर तक 20 से 25 लाख भीड़ हैं। क्या एक भी भीड़ को किसी भी नेशनल पार्टी ने टिकट दिया? क्या किसी भी नेशनल पार्टी ने एमएलए एमपी का इस इलाके से टिकट देके विधानसभा या दिल्ली भेजने का काम किया? मैं आज खुले मन से कहना हूं, राजकुमार रौत को तो यहां राजनीति नहीं करनी है, हम सामाजिक क्रांति लाने के लिए लाए हैं। हम सामाजिक क्रांति चाहते हैं। हमारे भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ने की लड़ाई लड़ने आए हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों से अनुरोध है कि इस इलाके से आप कहीं से भी दो, लेकिन हर बार 2-2 एमएलए की सीट आदिवासी समुदाय के भील भाइयों को। क्या भीलों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? इसलिए हम कई बार कहते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां आदिवासी दलित को सिर्फ वोट बैंक समझती है, ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों को जुट मारने की जरूरत है, भले कोई भी। जो राष्ट्रीय पार्टियां दलित आदिवासियों को इंसान समझती है, इस देश का नागरिक समझती है, देश का मूल मालिक समझती है, उन राष्ट्रीय पार्टी का सम्मान करेंगे खुले मन से और साथ देंगे। और जो धर्म भी आदिवासी दलित को अछूत समझता है, कहता है पैरों से पैदा हुए हैं, ऐसे धर्मों को भी लात मारने की जरूरत है। इस मानसिक गुलामी से निकलना है। सबसे बड़ी मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी समझ में आती है, लेकिन मानसिक गुलामी समझ में नहीं आती है। और मानसिक गुलामी बनाने का जो साधन है, उन साधनों को पहचानने की जरूरत है, उनसे लड़ने की जरूरत है। हमारी लड़ाई न भाजपा से है, न कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई न किसी वर्ग से है, हमारी लड़ाई हमारे हकों की लड़ाई है। और हकों की लड़ाई में जो आड़ा आएगा, जो अवरोध पैदा करेगा, वो अवश्य हमारे आदिवासी समुदाय का, दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये स्वीकार करना है। आदिवासी समुदाय वो समुदाय है, कभी भी इतना बाहुल्य रहा, राज कहा, लेकिन राज किया, लेकिन किसी पे अत्याचार नहीं किया। इतिहास में आप पढ़ने जाओ, आदिवासी भील राजा रहे, किसी के साथ शोषण नहीं किया, किसी के साथ अत्याचार नहीं किया। अतिथि देवो भव, ये शब्द जो आया है वो आदिवासी समुदाय की जीवन शैली से निकल के आया। अतिथि देवो भव, जो विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं, क्या कहते हैं कि उस देश से आते हैं ये प्रधानमंत्री जी जहां पर अतिथि देवो भव मतलब मेहमान है, वो भगवान बराबर है। इस संबोधन के नाम से हमारे मोदी जी को बुलाया जाता है, लेकिन ये शब्द का आया कहां से? वो आदिवासी जीवन शैली से आया। और उसका आज भी उदाहरण गांवों में मिलता है। आप शहर में जाओगे, अनजान बन के दरवाजा खटखटाओगे तो वो निकल के पूछेगा, कौन हो भाई, क्या काम है, क्या नाम है? और आदिवासी समुदाय के घरों में जाओगे अनजान बन के, तो पहले बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा आपका नाम क्या है, काम क्या है। ये अतिथि देवो भव। उस समाज के साथ अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार की लड़ाई लड़नी है। अब अंतिम बात बोलना चाहूंगा, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई हथियारों से लड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने लड़ाई हथियारों से लड़ी थी, फिर धीरे धीरे जबानों से लड़ने लगे। और आज जब हथियारों से लड़ रहे थे तो हम दक्ष थे, हमने मुकाबला किया, हराया। और आज हमारे पे अत्याचार कलम और कागज से हो रहा है। हमारे पे अत्याचार कलम और कागज से हो रहा है। हद से पहले हमारे पूर्वजों पे हथियारों से हमला होता था, अत्याचार हथियारों से किया जाता था, तलवारों से लड़ से अत्याचार होता था।
उस समय हम सक्षम थे, हम मुकाबला कर लेते थे, भगा देते थे, देखिए खटिया खड़ी कर देते थे। लेकिन आज किससे हमला हो रहा है हम पे? कलम और कागज से। और हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से कलम और कागज की लड़ाई से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसका रास्ता यही है कि हमें शिक्षित होना है, समझदार होना है, और शिक्षा भी वही ग्रहण करनी है जो सोचने समझने की, विवेक की शक्ति पैदा करे, वो शिक्षा ग्रहण करनी है। पहली शिक्षा समाज की ग्रहण करनी है, सेकंड नंबर पाठ्यक्रम की करनी है, और तीसरी शिक्षा ताराराम जी जैसे, नत्ताराम जी जैसे, हमारे जो रामचंद्र जी हैं, हमारे ये जो अधिकारी लोग हैं, ये जो शिक्षा देते हैं, जो पाठ्यक्रम में नहीं है, जो रिसर्च करके डाटा निकाल के आपको देते हैं, 3 प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। ये लड़ाई